41 श्री बंटी विवेक साहू। सभापति पे रखा है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज विश्व के लिए साइबर अपराध एवं साइबर धोखाधड़ी बड़ी चुनौती एवं समस्या बनकर उभरी है। भारत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, तो हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी में रोकने के लिए दूरसंचार विभाग तकनीक का किस प्रकार उपयोग कर रहा है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, क्योंकि जैसे आविष्कार और टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग प्रगति करते हैं, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो कभी कभी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी करके स्वयं के मुनाफे के लिए षड्यंत्र रचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विषय गृह मंत्रालय के अधीन आता है और दूरसंचार मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर ऐसे तत्वों का मुकाबला, और मैं तो ये कहूँगा कि ये एक युद्ध है ऐसे तत्वों के विरुद्ध, और दूरसंचार मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर 4 या 5 कदम मुख्य रूप से हम लोग ने उठाए हैं। पहला कदम एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हम लोग ने बनाया है, क्योंकि जब तक हम लोग सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म में न लाएं, तब तक इस युद्ध की कार्यशैली पर सफलतापूर्वक कार्य हम नहीं कर पाएंगे। तो एक DIP डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हमने स्थापित की है, जिसमें 620 संस्थाओं को हमने कोऑप्ट किया है। इसमें 570 बैंक्स, पूरे देश के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स सभी को हमने कोऑप्ट किया है। 36 राज्यों के पुलिस संस्थाओं को हमने कोऑप्ट किया है, और सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स को भी हम लोग ने कोऑप्ट किया। इसी के साथ आम नागरिक को भी इस युद्ध में हमने शामिल किया है। एक संचार साथी पोर्टल हम लोगों ने 16 मई 2023 को स्थापित किया था, और मुझे खुशी है आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय सदन को ये सूचित करते हुए कि 15.5 करोड़ हिट उस पोर्टल पे आए हैं, और उस पोर्टल की सफलता के आधार पर एक ऐप भी, मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए हम लोग ने 2025 में 17 जनवरी को स्थापित किया, जिस ऐप पे भी करीब 44 लाख हिट्स हो चुके हैं। और इस ऐप के आधार और पोर्टल के आधार पर इतनी सफलता हमें मिली है कि मोबाइल नंबर्स करीब 29 लाख हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं। मोबाइल हैंडसेट्स करीब 5.5 लाख हम लोग ने ब्लॉक किए हैं। बल्क SMS सेंडर्स 20,000 हम लोग ने ब्लॉक किए हैं, और व्हाट्सएप अकाउंट्स करीब 24 लाख हम लोग ने ब्लॉक किए हैं। इसी के साथ एक और सुविधा इस ऐप पे दी गई है कि आप स्वयं अपना जो चुराया हुआ हैंडसेट है उसे आप ब्लॉक कर सकते हैं, और पुलिस रिपोर्ट भी फाइल कर सकते हैं। कुल मिलाकर 35 लाख ऐसे रिपोर्ट्स फाइल किए गए हैं, जिसमें से 21 लाख मोबाइल हमारे ट्रेस हो चुके हैं, और 21 लाख मोबाइल जो ट्रेस हुए हैं उनमें से 5,06,000 मोबाइल हम लोग ने रिट्रीव करके उपभोक्ता को वापस भी हम लोग ने पहुंचा दिया है अध्यक्ष महोदय। तीसरा, हमने ये सुविधा भी हमने लगवाई है कि नो द मोबाइल कनेक्शंस इन योर नेम, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे अखिलेश जी को मालूम भी नहीं, पर इनके नाम पर कई मोबाइल कनेक्शन दोबारा कई और लोगों के द्वारा लिया गया है। तो ये अपने नाम को जब पोर्टल में इनपुट करेंगे तो सारे नंबर्स जो इनके नाम पे लिए गए हैं वो दर्शाए जाएंगे, और अगर वो नंबर इनके नहीं है तो वो पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और उसके आधार पर करीब हम लोग ने 1,36 लाख मोबाइल डिस्कनेक्ट किए हैं, जो उपभोक्ता के ने स्वयं अपने नाम पे नहीं लिए। चौथी बात है सर कि अस्त्र, हमने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो अस्त्र ऐप हम लोग ने इस्तेमाल किया है, जिसके आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग ये निश्चित कर सकते हैं कि जिन लोगों ने वो मोबाइल नंबर अपने नाम पे न लिया हो
और ऐसे 82 लाख टेक्नोलॉजी के आधार पर 82 लाख मोबाइल्स हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए। एक और षड्यंत्र रचा जाता है अध्यक्ष महोदय, और कई बार हमारे मोबाइल नंबर मोबाइल पे दिखता था कि भारत का नंबर आ रहा है, पर एक्चुअली वो कॉल आ रहा है विदेश से। और इसके लिए, इसको ब्लॉक करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर हम लोग ने शुरू किया, सेंट्रलाइज इंटरनेशनल आउट रोमिंग रजिस्ट्री। हम लोगों की विदेशी कंपनी भारत में कॉल करके अपने आप को भारत के कॉल के रूप में डिस्गाइज करके उपभोक्ता को परेशान करती थी। और ये कायोर सॉफ्टवेयर के आधार पर पहले दिन पे आपको भी आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, हम लोग ने एक दिन में 1,35,000 कॉल्स, 1,35,00,000 कॉल्स को एक दिन में ब्लॉक किया। ये इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल्स हैं। और अब इतने हमने ऐसे गेटवेज को ब्लॉक कर दिए हैं कि उसकी संख्या 97% ड्रॉप हो चुकी है और अब केवल 3 लाख कॉल्स ऐसे स्पूफ्ड कॉल्स पर डे आती हैं। आखिरी बात अध्यक्ष महोदय आपके समक्ष में रखना चाहता हूं कि हम लोग ने एक नया सॉफ्टवेयर भी निकाला है, फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, जो सारे बैंक्स के डेटा को लेके जो लोग फ्रॉड करते हैं उनको हम लोग ने 3 कैटेगरीज में हम लोग ने डाला है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और वेरी हाई रिस्क। और ये सूचना हम लोग सभी बैंक्स को देते हैं ताकि कोई व्यक्ति अगर ट्रांजैक्शन करने के लिए आ रहा है और उसकी बैकग्राउंड फ्रॉड की है तो ऑटोमेटिकली बैंक को ये डीओटी से मालूम हो जाता है कि ये फ्रॉड आदमी है और वो ट्रांजैक्शन रोका जाता है। और इसके तहत एफआरआई के आधार पर हम लोग ने 3,70,000 लोगों को हमने वेरी हाई, हाई और मीडियम कैटेगरी में हम लोग ने रेखांकित की है। और इसके आधार पर डेबिट और क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस कार्ड के ऊपर आज तक बैंक्स के द्वारा 3,04,000 ट्रांजैक्शंस रोके गए हैं अध्यक्ष महोदय। और बैंक अकाउंट्स कुल मिलाकर 1,55,000 बैंक अकाउंट्स रोके गए हैं। और आज आपके द्वारा सदन को सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर सॉफ्टवेयर डीओटी का रिकॉग्नाइज किया है और सभी बैंक्स को आदेशित किया है कि एफआरआई सॉफ्टवेयर को वो भी अपने सिस्टम में डालें ताकि लोगों की पूंजी को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए। मेंबर सप्लीमेंट्री। धन्यवाद मंत्री जी। मेरा आपसे जानना है, विशेष रूप से कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भारत के बाहर से आने वाली फर्जी कॉलों की समस्या से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग क्या कदम उठा रहा है? साथ ही साथ डिजिटल साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं सांसद महोदय को कि उनको इतनी बारीकी की सूचना है, क्योंकि एक्चुअली साउथ ईस्ट एशियन देशों से बहुत सारे हमारे, जैसे मैंने प्राथमिकता में ही कहा, हमारे इनका मध्य प्रदेश के तो सांसद जी, सांसद मध्य प्रदेश के हैं ना वे? सांसद मध्य प्रदेश के हैं और सांसद छिंदवाड़ा के हैं। तो बहुत सारे हमारे स्पूफ्ड कॉल साउथ ईस्ट एशियन नेशन से आते हैं और इसके लिए हम लोग ने ये निर्धारित किया है। एक तो मैंने बताया आपको सर, हमारा कायोर सॉफ्टवेयर के बारे में, इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन स्कीम के आधार पर जो हम लोग ने 1,35,00,000 कॉल्स पहले दिन में रोके थे, जो 6 महीने पहले ही हमने शुरुआत की थी और अब वो करीब 3.5 लाख तक ही सीमित हो गए। लेकिन इसी के साथ आप लोगों को भी दिख रहा होगा, मेरे सभी माननीय सांसदों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल हमारे मोबाइल्स पर हम लोग ने सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा है कि जब इंटरनेशनल कॉल आ रहा है तो नंबर के साथ ये दिखना भी चाहिए कि इंटरनेशनल कॉल आ रहा है। तो वो अब वर्डिंग आपके फोन पे आ रहा है इंटरनेशनल कॉल। तो हमने मैंडेट किया है कि इंटरनेशनल कॉल का एक स्क्रिप्ट हर एक फोन पे दिखना चाहिए। इसी के साथ हमने टीएसपीज को भी कहा है कि जो अनयूज्ड इंटरनेशनल कोड्स हैं ट्रैफिक के लिए, जो गलत तरीके से इंटरनेशनल गेटवेज का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग उसी जगह पे हम लोग रोक लें। और 300 ऐसे कैरियर्स को हमने पूरे देश के अंदर टीएसपीज के द्वारा रोक दिए हैं गेटवे पे ही, जिसके आधार पर ये इंटरनेशनल स्पूफ कॉल्स अब घट चुके हैं। हमारे देश के कई लोग भारत के अंदर अध्यक्ष महोदय रोमिंग कार्ड्स लेते हैं
और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जाके वहाँ से कॉल करते हैं। तो ऐसे रोमिंग इंडियन नंबर्स को हम लोग ने संचार साथी पोर्टल के द्वारा एनालाइज किया है और 26 लाख ऐसे लिंक्ड मोबाइल कनेक्शंस को हमने डिस्कनेक्ट किए हैं और करीब 1,23,000 हैंडसेट्स को हम लोग ने ब्लॉक भी किया। श्री N.K. प्रेमचंदन। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Sir, it's a good answering by the Honorable Minister regarding the first part of the question, but the question relates to the public sector undertakings, in particular to the BSNL and the MTNL. Sir, it is well known that BSNL and MTNL is not even available, even in the metro cities. So we had the parliamentary committee and had a visit in Mumbai for the 3 days. Unfortunately, none of the mobiles of the public sector undertakings, BSNL and MTNL, is totally black, totally blocked. No network, nothing. So after 30, sir, Speaker, sir, after 32 years, with a heavy heart, a person like me has to shift to a private service provider so as to get the calls. This is the situation prevailing. So my question is, अभी क्या था आपका? Sir, my question is regarding the fraudulent crimes, have any assessment regarding the fraudulent crimes in respect of the BSNL and MTNL, and as far as the private service providers are concerned, and also what is the status of the BSNL and MTNL as far as the 4G and 5G is concerned? So far, as far as 4G and 5G, MTNL is not going with the 4G and 5G. So what is the status position of the MTNL, also BSNL, regarding the improving the efficiency and preventing the fraud when compared to the private service providers? Thank you very much, sir. Sir, first of all, my senior colleague and good friend Premchandan ji has an innate ability of staying on the question and then going off the question and coming back to the question. But I want to address his concern even though it's not related to the question at all. As far as cyber crime and cyber fraud is concerned, I have given a very detailed answer on the floor of this House, and as you always have mentioned, Speaker sir, that we should not be repetitive in our answers, so I will not belabor the point. But Premchandan ji has taken a segue and raised the issue of BSNL and MTNL, and I'd like to answer that fairly and squarely. So BSNL and MTNL, thanks to the vision of Prime Minister Narendra Modi and the 3.22 lakh crore packages that have been given over the last 3 years, are today back on the road to recovery. We have increased our number of customers from consumers from 8.55 crore to 9.1 crore over the last fiscal. I have myself, as you may have read in the newspapers, Premchandan ji, for the first time in the history of the telecom industry, I have taken a full day review along with MOS Pemasani ji of all 32 circles of BSNL, each and every chief general manager. We are now presenting a business plan not as BSNL in totality, but we are looking at each business circle, all 3 of our verticals, consumer mobility, CFA, enterprise business, and preparing a business plan, and your vertical business plan may be very different from my vertical business plan depending on our geographies. So we are working with all CGMs. We are creating an open environment where new ideas and innovative ideas are coming to the fore. We are creating an environment where exchange of best practices are coming to the fore. And as far as the question with regard to the network is concerned, I want to assure you, India has today posed an Atmanirbhar solution. There are only 4 equipment manufacturers in the world, and this will be of great concern to someone like you, who is very, very key and very, very attentive driven based on our Indian products. There are only 4 manufacturers of telecom equipments in the world. There's South Korea, there's China, there's Finland, and there's Denmark. For the first time in the history of the world, not history of India, India has come up with its own 4G stack thanks to the direction given by the Prime Minister Narendra Modi of India. Our own 4G stack of our core software, made, again you'll be very happy, made by a public sector undertaking, CDOT, the first time in the history of the world. And the RAN, the Random Access Network, which is the towers that you see, are being made by Tejas, a private sector company, and CDOT, and the SI, System Integrators TCS. 95,000 towers have been mandated, 20,000 crores of capex has been done.
Out of the 95,000 towers, today 75,000 towers are up and radiating. We are making sure that that integrates with the core software, and I commit to you that BSNL will come out with its own 4G, it's already out, will perfect its 4G network in the coming months, and as soon as that 4G network is perfected, we will also move towards 5G. MTNL's area of operations, Bombay and Delhi, have been transferred to BSNL as of 1st of January of this year, and we are rolling out 4G in those areas as well. Okay. मैं सदस्यों से भी आग्रह करूंगा, मंत्री जी से आग्रह करूंगा, एक क्वेश्चन में 15 मिनट लग जाएंगे तो दिक्कत आएगी। संक्षिप्त में क्वेश्चन पे संक्षिप्त में जवाब दे दें। रविंदर वायकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शॉर्ट में पूछना आप क्वेश्चन। यस सर। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि सिम स्वैपिंग धोखाधड़ी के जो नए मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ जालसाज किसी व्यक्ति का सिम खो जाने की बात कहकर उसी नंबर पर दूसरा सिम जारी करवा लेते हैं, इस गंभीर चुनौती से निपटने और आम नागरिकों को बचाने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? सर, इस प्रश्न का जवाब मैंने पहले प्रश्न के जवाब में दे दिया था। हम लोग ने करीब जैसे मैंने कहा कि 28 लाख मोबाइल फ़ोन्स हमने डिस्कनेक्ट किए हैं। हम लोग ने 5.5 लाख मोबाइल हैंडसेट्स ब्लॉक किए हैं। करीब हम लोग ने 1,36,00,000 मोबाइल नंबर्स भी हम लोग ने ब्लॉक किए हैं और ये प्रक्रिया हमारी जारी है। क्वेश्चन नंबर 142 142 श्री प्रद्युत बोरोदोलाई। माननीय मंत्री जी, माननीय गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं ये प्रश्न कोयला से है और जो कोयला वेस्ट होता है तिनसुकिया में, तो मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष के 25 अप्रैल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक प्रेस रिलीज निकाला, जिस प्रेस रिलीज में उन्होंने इस बात का व्याकरण किया कि 15 जगहों पर उन्होंने छापा मारा। असम और मेघालय में 15 जगहों पे उन्होंने छापा मारा और छापे मारने के बाद ये पता चला कि एक अवैध कोयला सिंडिकेट असम और मेघालय में चल रहा है। उस अवैध कोयला सिंडिकेट में ईडी के प्रेस रिलीज में ये लिखा है, मैं पढ़ भी देता हूं कि नहीं मैं ईडी इन्वेस्टिगेशन फर्दर रिवील्ड दैट अ सिंडिकेट हैविंग पर्सन्स। सर, मैं सवाल तो पूछ लो ताकि लोगों को पता चले कि मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं प्रेस रिलीज से डायरेक्टली कोट कर रहा हूं। तो मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं कि ईडी का प्रेस रिलीज जिसमें उन्होंने खुद बोला है कि एक सिंडिकेट, कोयला सिंडिकेट असम मेघालय में चल रहा है, फेक बिल्स, वैध कोयला माइनिंग से अवैध बिल्स निकालकर ये मुनाफा दे रहे हैं, इसको लेकर ये मंत्रालय क्या कर रही है? अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन केंद्र सरकार की तरफ से क्यों नहीं, कोई अरेस्ट क्यों नहीं? सिर्फ पैसा जमा ले लिया पर कोई भी अरेस्ट नहीं। मैं जानना चाहता, जो क्वेश्चन किया गया है उससे अलग क्वेश्चन है, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट का विषय बनता है। नो, माननीय मंत्री जी बताए हम कि क्वेश्चन से परे है, आप बोलिए, क्वेश्चन से अलग है, आप इधर से बोलिए। क्वेश्चन से परे है, जवाब जो दिया गया है उसे परे है। श्री मन्नालाल रावत जी। धन्यवाद अध्यक्ष साहब। माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एनसीएसटी द्वारा 28/1/2025 को इस संदर्भ में पत्र लिखा गया था कि जो ओवरबर्डन है और उससे बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो पत्र है उसके संबंध में मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की, उसमें सभी बिंदुओं पर कार्रवाई हो गई क्या, ये जानना चाहता हूँ। नमस्कार। जो पत्र मिला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा या माननीय असम मानवाधिकार आयोग द्वारा या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा, जो उन्होंने कागज का डिमांड किया था, हम लोग, हमारा विभाग कागज रख दिया है, जवाब दे दिया गया है, उधर से कोई दिशा निर्देश अभी नहीं मिला है। श्री रिंकी एंड्रू। नो। यस सर, क्वेश्चन थैंक यू नंबर सर। 143
Honorable Speaker, through you, sir, I would like to draw the attention of this August House and also the concerned minister regarding the case of about 4,000 metric tons of coal which went missing from 2 depots that falls under my constituency. I want to know if the minister is aware of this particular 4,000 metric ton of coal which went missing, and sadly, one of the minister from the state government says that it is because of the rain that has been the reason for this missing coal. This is very serious, sir, and I request the minister to look into this matter. Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न से संबंध नहीं है मगर नॉर्थ ईस्ट का है। जो आदरणीय संसद ने जो आज इस इश्यू को उठाया, वो इश्यू आज भी मैं सुबह सोशल मीडिया में देखा हूँ। जो इलीगल कोल का हो, जो कोल पानी के कारण जो मिसिंग है, वो बिल्कुल हमारा कोल इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कोल पीएससी का कोई संबंध नहीं है, मगर हम स्टेट गवर्नमेंट से इस विषय पर क्लैरिफिकेशन लेंगे। आने वाले दिन में अगर क्लैरिफिकेशन आने के बाद आदरणीय संसद को इस महत्व बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 143 श्री E.T. मोहम्मद बशीर। यस सर। क्वेश्चन नंबर माननीय मंत्री जी। हाउस माननीय सदस्य। सर, ऑनरेबल मिनिस्टर, in his statement have said on 21st May 2025 2 coaches were added, and with regard to augmentation, saying that it is strictly in accordance to subject to traffic justification, operation feasibility and viability of resources, etc. It is understandable, sir, but what I am asking is, a minister like him who is having a vision must have a social viability also, sir. This railway line, Nalambur railway line to Shornur and then to Trivandrum, that's an age-old one, sir. A lot of potentials are there. We have to give a special consideration to it. Sir, my question now I used to ask is, sir, this most important train is Rajarani, that is from Nalambur to Trivandrum. Sir, this train is coming from Nalambur and that is stopping at Kochuveli, which is not at Trivandrum, 10 kilometers this side. Sir, that train carries a lot of patients. In Trivandrum, there are 2 medical institutions that of national status, one regional cancer center, other thing is Sri Chitra Tirunal, that also is a national level institution. Sir, these patients, they have to get down at Kochuveli and then catch the other thing. Patients, ladies and kids and other passengers, they are suffering like anything, sir. Minister may be knowing that, he is a kind man also. What I am asking is, why can't you solve that problem? Extend that, sir. Extend that. They extend that. That is my first thing. Second, one more thing I would like to ask, sir. That is the memo service. I will. Memo service. Honorable Speaker, sir. Supplementary. Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, Honorable Member has asked the question about Nilambur-Kottayam Express, about augmentation of general class coaches in this train. I have already given reply to this. I would like to also point out, Honorable Speaker, sir, that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's government is committed to the welfare of middle classes and low-income families. Over the last few years, so many steps have been taken which are basically for the welfare of the low-income families. I will give some examples here. The number of general class coaches which are basically availed by the low-income families has substantially increased in the last few years. Today, out of the total 82,000 coaches, about 70% coaches are general class and non-AC coaches. Out of the 69 lakh seats, almost 78% seats are basically non-AC and general class seats. We have taken up a program of manufacturing
17,000 general coaches, 17,000 general and non-AC coaches. We have also started Amrit Bharat Express. माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी का लो इनकम फैमिलीज के लिए जो विजन है, अमृत भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो एकदम लो कॉस्ट पे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें 11 जनरल क्लास कोच है, 8 स्लीपर क्लास कोच है। प्रैक्टिकली इस ट्रेन में जो वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेन्स होती है उसके फीचर्स इसमें है। जर्क फ्री सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स, जिसमें बिल्कुल भी जर्क नहीं आए चलने के दौरान, क्रैश वर्दी फीचर्स बेटर, ईपी असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम, फायर सप्रेशन एकदम मॉडर्न, नए डिज़ाइन के टॉयलेट्स, सीसीटीवी कोचेज, सीसीटीवी कैमरास कोचेज और लगेज रूम में, एक अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड लैडर जिससे चढ़ना आसान हो, ए और सी टाइप के मोबाइल चार्जिंग यूनिट्स, एलईडी फिटिंग्स, चार्जिंग सॉकेट्स, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम, पैंट्री, फुल्ली सील्ड गैंगवेज। तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कमिटमेंट है मिडिल क्लासेस के लिए, लो इनकम के लिए। मान्यवर सांसद महोदय ने जो राजरानी एक्सप्रेस का कोचुवेली का कहा है उसकी मैंने इसको संज्ञान में लिया है, और जो इन्होंने कहा कि क्या उसका एक्सटेंशन त्रिवेंद्रम हो सकता है, त्रिवेंद्रम तक हो सकता है, उसकी फिजिबिलिटी लेकर मैं आपसे वापस चर्चा करूँगा। ऑनरेबल सर, थैंक यू वेरी मच। काइंडली एग्जामिन दैट Trivandrum Kochuveli, so that it will be a help. The other thing is with regard to memo service, sir, a lot of work was done in that. A lot of work. Electrification is now over, sir. Everything is ready now. I don't know why the delay. Kindly examine that and take a final decision on the memo service, which we have requested. Number one. Another thing is, sir, with regard to this Nellambur-Shornur route, it's a historical route, I told you. Not only that, it's a tourist destination, sir. Both sides, it is very, its scenic beauty is unexplainable. There is a lot of chances for tourist-related kind of this thing. For that also, there are some schemes or some bogies, something like that. All these things can be considered. I humbly request the Honourable Minister and to examine whether these two things also may kindly be considered. Sir, Honourable Member has raised a very important point. I would like to say how our government is basically trying to increase the capacity of railway network in Kerala. Congress, which ruled this country for 60 years, what was the work which was done in Kerala? What was the work which was done in Kerala? Sir, introduction of new trains basically requires increased capacity of railway tracks. Introduction of new trains requires increased capacity of railway tracks. Today, the entire railway network in Kerala, our government under Prime Minister Shri Narendra Modi ji's leadership has taken up DPR preparation of very important entire railway network from Shornur to Mangalore, 3rd and 4th line DPR is going on. Shornur to Ernakulam, 3rd line DPR is going on. Shornur to Coimbatore, 99 kilometers, 3rd and 4th line DPR is being prepared. Ernakulam to Kayankulam, 115 kilometer, 3rd line DPR is being prepared. Kayankulam to Trivandrum, 105 kilometer, 3rd line DPR is being prepared. Trivandrum to Nagarkoil, 71 kilometer, 3rd line DPR is being prepared. This is the commitment of Prime Minister Shri Narendra Modi ji to the railway network of Kerala. Compare this with the 60 years, the work which is done in Kerala today under NDA government is more than the work which was done in last 60 years. And once we have this capacity, we can introduce more trains. So this is the fundamental point which has to be understood by all the honorable MPs. Sri Darshan Singh Chaudhary. अध्यक्ष महोदय जी, कोरोना काल में बहुत अधिक काम रेलवे के हुए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन उस समय जो ट्रेन हमारी शटल और भुसावल नागपुर पैसेंजर जैसी गाड़ियां बंद हो गई, मेरे माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन ट्रेनों को शुरू करते हुए और जो नई मेमो ट्रेन चलाने की योजना है उसको हमारे नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जल्द जारी करते हुए
जल्दी से जल्दी शुरू करें, जिससे हमारे मध्यम और गरीब वर्ग का कल्याण हो सके और छोटे स्टेशन सीहोरा सहित सबका कल्याण हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद मध्य प्रदेश से आते हैं। ये प्रश्न केरला से संबंधित था, फिर भी मैंने आपके सुझावों को संज्ञान में लिया है और इसमें जानकारी देके मैं इनसे बात। श्री वामसी गौतम। सर ये पहली बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो बैठ। Sir, thank you, sir. I would like to raise Honorable Minister's attention to Mancherial district, sir. We had asked for a Vande Bharat Express for Mancherial area. As you know, we come from Singareni colonies that side, sir. Lot of us there have a huge contribution to the railway revenue. Almost 10,000 to 15,000 crores of railway revenue comes from Singareni, sir. We have been requesting for a Vande Bharat and a Kerala Express for a very long time, sir. Request you to kindly look into that. Lot of our commuters are suffering in Mancherial due to non-availability of connection there, sir. Thank you. माननीय सांसद तेलंगाना से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर भी मैं बताना चाहूँगा, जब शताब्दी और राजधानी इंट्रोड्यूस हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी, जितने समय में देश के सारे राज्यों को कवर किया गया, अगर उस समय को कंपेयर करें, करीब 2 दशक से अधिक समय लगा था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत जब इंट्रोड्यूस की, 3 साल के शॉर्ट टाइम फ्रेम में देश के सारे राज्यों को कवर किया। 144 सर्विसेज आज वंदे भारत की चल रही है और देश भर से इसका बहुत अच्छा फीडबैक आता है। सभी माननीय सांसद महोदय, जैसे अभी माननीय सांसद जी ने एक और वंदे भारत की डिमांड की है, देश भर से उसका डिमांड आता है और आपका डिमांड भी मैंने नोट किया है। मंचेरियल से संबंधित उसकी फिजिबिलिटी जांच कर। क्वेश्चन नंबर 144 श्रीमती प्रतिमा मंडल। सर, क्वेश्चन नंबर 144। Speaker, sir, the answer is laid on the table of the House. Sir, the Department of States, headed by our Honorable Prime Minister, has only provided a sketchy statement about various schemes which are implemented through space technology across the country. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, what are the key milestones achieved under Gaganayan mission, and how is the government ensuring that technological self-reliance and astronaut safety on this endeavor? Okay. Thank you. Honorable Speaker, sir, I am thankful to the Honorable Member. She's asked a question which gives me an opportunity to share with this august House that over the last 11 years or so, India has put before the world a unique model of space technology application, which is no longer confined only to the launching of rockets. And today, space technology is extensively being used in infrastructure projects, in development works, and most of all, as the Honourable Member rightly mentioned, to bring ease of living in the life of a common citizen. Today, space technology has entered every Indian household, and that was precisely the commitment and vision envisaged by our founding father Vikram Sarabhai, which is for the first time finding its vindication under Prime Minister Narendra Modi. Today, we have also, in the process, given world some of the global success models. Like, for example, Gati Shakti portal is there, which is a portal based on about 200 layers trying to integrate planning with infrastructure projects. It helps in planning, it helps in monitoring, saves time, it saves money. And this has now been also acknowledged across the world. Similarly, space technology being used extensively in communication, as all of us know, in healthcare, telemedicine, in flood and disaster management forecasts, in geo-manregas, in railways, in housing. Most of the Modi government's flagship programs like Amrit or Smart Cities are using this extensively in the defense warfare. And this also gives me an opportunity to share with this House a very heartening news that today precisely at 1740 hours Indian Standard Time, we would be launching the first ever
ISRO NASA collaboration satellite called NISAR, which is going to be a game changer as far as our disaster responses are concerned, disaster monitoring is concerned, also as far as our competencies to predict, to manage landslides, volcanoes, cyclones, etc. And this is going to be the first of its kind technological venture, and it will also have the capacity to penetrate through fogs, through heavy clouds, to also dense ice layers, and which would provide us much more ease, not only in the disaster management sector, but also in a host of other sectors like aviation sector, shipping transport, etc., etc. Honourable Member Supplementary. Sir, I would like to know from the Honourable Prime Minister that could you please elaborate on the steps being taken to promote the development of small and medium scale space startup, including funding support, technology sharing and incubation infrastructure. Thank you, sir. Thank you, Chairman. Thank you, Speaker, sir. I am glad that the Honourable Member has asked that question, because that again gives us an opportunity to share with this august House that for the first time since independence, a very out-of-box decision was taken by the Prime Minister, which only he could take because he has the capacity to break the taboos of the past. The space technology was unleashed, and the media popularly reported that India's space has been unlocked. For the first time, the private sector was allowed to make entry into our space ventures and our space projects. And as the Honourable Member has said, in the last 3-4 years since we did so, because this process started in the year 2019, the new space reforms came in 2020, then we had a space policy in place in 2023, and just in a small shorter span of time, about 3 or 4 years, the Honourable Member will be pleased to learn that there has been a quantum jump, not only in space startups, but also in the process of the space economy. For example, just about 3-4 years back, we were just one-digit space startup. Today, we have gone up to more than 300. Some of them are those of the global potential. Some of them have also turned into lucrative entrepreneurs. And our space economy has also taken a quantum leap. We were just a dismal space economy till about half a decade back. Today, we are $8 billion, and in the next 10 years, the projections indicate that we will go up 3-4 times, maybe to $45 billion, which in other words means that as India moves on from rank 10 to rank 4, and then we also plan ahead for the Viksit Bharat rank 1, space economy is going to play a very important component, critical role in that growth story. Shri Jagdimba Pal. अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत आभारी हूँ क्योंकि पिछले दिनों हमारी साइंस टेक्नोलॉजी की कमेटी इसरो गई थी और हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से अभी माननीय मंत्री जी ने विस्तार से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आप नहीं थे हमारे साथ, तो आप चर्चा मत करो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में आज हम चंद्रयान 3 पे आए हैं, उसके लिए मैं अपनी सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इसको अनलॉक किया है और बहुत विस्तार से माननीय मंत्री जी ने कहा है कि न केवल स्पेस सेक्टर में हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी से, बल्कि मनरेगा हो, एग्रीकल्चर हो, और माननीय मंत्री जी ने कहा कि फसल कार्यक्रम के तहत 11 फसलों के लिए उस फसल का एकड़वार और फसल की पैदावार और उसका पूर्व अनुमान लगाने के लिए जिस तरीके से और चमन योजना के अंतर्गत बागवानी में किया है, तो इन सारी योजनाओं का लाभ निश्चित तौर से किसानों को मिलने वाला है। और जहां प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करके कि हम किसान की आय को दुगना करेंगे, इसके बाद ये जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी का फायदा किसानों को मिलेगा, इसको राज्यवार में किसानों को इसको फायदा पहुंचाने क्या रोड मैप होगा, इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से प्लीज माननीय सदस्य, मैं सदन में देख रहा हूं कि कई वरिष्ठ माननीय सदस्य सीट पर बैठे बैठे टिप्पणी करते हैं। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, संसद की मर्यादा को बना के रखो। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य ने मुख्य तौर पर कृषि केंद्रित प्रश्न पूछा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न सेक्टर्स में स्पेस टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहा है। और यदि आप
कृषि क्षेत्र की बात करें एक्सक्लूसिवली, तो जैसा उन्होंने स्वयं व्याख्या की, हमारा एक बड़ा ही सफल प्रयोग रहा है जिसका नाम है चमन। चमन अर्थात कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अर्थात इस स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस बात का अध्ययन करना कि वो ज़मीन किस प्रकार की कृषि के लिए अनुकूल है और किस प्रकार उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। इसी प्रकार, और अभी तक ये सफल प्रयोग हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन 7 डिफरेंट क्रॉप्स। इसी तरह एक डेडिकेटेड और स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कृषि क्षेत्र को लेकर के हमारा एक सफल प्रयोग रहा है उसका नाम है फसल। फसल अर्थात रिमोट सेंसिंग डाटा फॉर जनरेट क्रॉप एरेज एंड फोरकास्टिंग क्रॉप प्रोडक्ट्स, यानी पहले से ही, क्योंकि एक इकोसिस्टम निर्माणित करके जिसमें मौसम विभाग का भी योगदान है, और ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी के कृषि केंद्रित प्रयोग है, चाहे वो फसल प्रयोग है चाहे वो चमन प्रयोग है, ये मिलकर के एक ऐसी इकोसिस्टम की रचना करते हैं जिसके अंतर्गत कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, और जब प्रधानमंत्री जी ने रखा डबलिंग फार्मर्स इनकम, वो एक होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ साइंस की कॉन्सेप्ट से उसके प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। Thank you, Speaker, sir. My question is on the human capital front. Could the government share specific data on the number of students and professionals trained under ISRO's Unnati, Respond or IARS outreach programs over the last 5 years, and how many of these are from Tier 2, Tier 3 cities or aspirational districts? Thank you, Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, as the honorable member has placed, I think the question is prompted by the very fact that there has been a visible game change over the last 4-5 years, which were not so earlier. For example, our most notable teaching institute in space technology, which happens to be in Thiruvananthapuram, was one of the premier institutes, one of the world class. It had recorded, registered 100% placement, but most of our students had to go abroad for jobs or employment. It's no longer so, partly because of what I said in the earlier question, the startups, and partly also because the extension of the space programs in India has generated a lot of job opportunities domestically. So that is one thing. We are also trying to extend our teaching facilities to the other parts of the country which were earlier confined mostly to the South India. For example, to begin with, we have set up one such teaching center on the same lines as Thiruvananthapuram in northeast in Agartala, in the campus of the NIIT in Tripura. Similarly, in north, we have started from the Central University of Jammu, where we have set up a similar institute which has been named Satish Dhawan Institute, also significantly because Satish Dhawan happened to belong to the state of Jammu and Kashmir, erstwhile state of Jammu and Kashmir, which is a lesser known fact. So I think the students, the availability of student opportunities, the fellowships is also on the increase, the startup link-up is also on the increase, and we are also in the process of opening up not only new schemes as mentioned rightly by the honourable member, but also opening up new teaching centres. At the same time, we are also collaborating with the Ministry of Education, and several of the universities across India are now coming forward. And I think that one very important feature which I noticed in the last 2-3 years is that in the aerospace engineering, they have a provision of a summer training in the 3rd year of engineering. Earlier on, we had a few students coming asking for a internship in ISRO. Now we are flooded with thousands and thousands of such applications, which means that suddenly, even in the engineering streams, the priority of aerospace in IIT JEE counseling has gone up tremendously, and all this has happened in the last 3-4 years because of all those factors which have been introduced as I mentioned earlier. अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धि पर चर्चा होगी तो माननीय सदस्यों को उस पर बोलने का अवसर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 श्री गणेश सिंह जी। 145 माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य, देश में नवीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तथा माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे देश भर में जिस तरह से उन्होंने नवीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम बनाए हैं। अभी तक 2025 आज तक लगभग अक्षय ऊर्जा क्षमता 226.9 गीगावाट पहुंच चुकी है।
2030 तक इसे 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में मध्य प्रदेश में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से कुल 11,279.15 मेगावाट बिजली उत्पादन के संयंत्र स्थापित हैं, इसकी जानकारी दी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर परियोजना एवं नर्मदापुरम में नवीनीकरण ऊर्जा उपकरण निर्माण जोन की स्थापना भी की जा रही है। उसका विस्तृत विवरण क्या है? मध्य प्रदेश में सौर पार्क 4,248 मेगावाट क्षमता के 8 सौर पार्क स्थापित हैं, जिनमें 2608 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। मेरी मांग है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना में सौर ऊर्जा पार्क के लिए कई ऐसे स्थान रिक्त पड़े हैं जहां पेड़ भी नहीं है और पहाड़ी क्षेत्र भी है और मैदानी क्षेत्र भी है और पावर ग्रिड भी मौजूद है। क्या वहां पर सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने पर विचार करेंगे? सर, गणेश सिंह जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इधर उठाया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपके अनुमति से मैं इसके उत्तर देने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी COP26 में जो अनाउंस किया था, कमिटमेंट दिया था दुनिया को, उसमें G20 कंट्रीज भी इंक्लूड थे। इसमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कमिटमेंट किया था कि बाय 2030 इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी आउट ऑफ जो हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा। दिस वाज कमिटमेंट टू बी फुलफिल्ड बाय 2030। लेकिन प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट के बारे में सारे दुनिया अभी सराहना कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। 5 years ahead of the time हमने 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से नॉन फॉसिल फ्यूल से अभी कर रहा है। आज के दिन में हमारा लगभग टोटल द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से 243 गीगावाट ऑलमोस्ट हो गया है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देश में 485 है। आउट ऑफ दैट 243 हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल से आता है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, India is the only G20 country whose climate actions are aligned with the goal of limiting global warming to 2%. This is the only country in G20 group which has achieved this great thing. So I congratulate Honorable Prime Minister, and this has happened well in advance 5 years. पहले 5 बरस पहले हुआ है। सारे दुनिया चकित होकर ये देख रहे हैं क्योंकि हमारा 2.42 था सोलर एनर्जी कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2014 में। आज के दिन में हमारा लगभग 130 गीगावाट है। ये भारत का जो स्केल एंड स्पीड है ये भी अप्रिशिएट करना है। जहां तक सवाल है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन में हो रहा है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा, गणेश सिंह जी ने, 11 गीगावाट से ज़्यादा हो गया है और 8 सोलर पार्क हमने अलॉट किया है। जो भी सोलर पार्क हम देते हैं स्टेट को देते हैं, स्टेट इंटर कहाँ करना है, कहाँ लैंड देते हैं, वहाँ हम करते हैं। ओंकारेश्वर का जो विषय है, ओंकारेश्वर का फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट इज 518 मेगावाट का कैपेसिटी है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट इन द कंट्री। प्रोग्राम to the government of Meghalaya so that the public of from that Meghalaya state will be eased from the burden of bill. इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट है, जहां तक का पीएम कुसुम का सवाल है, पीएम कुसुम 1, पीएम कुसुम बी, अगर पीएम कुसुम बी में लेता है तो इंडिपेंडेंट सोलर प्लांट अगर लगाते हैं तो कोई बिल का सवाल ही नहीं है। तो इसे स्कीम अलग अलग स्कीम है और अगर मान्य सदस्य मुझे लिखते हैं तो किस स्कीम में कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट सी है, इसमें कहाँ उनको प्रॉब्लम हो रहा है, किसको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो लिखते हैं तो हम जरूर इसके जांच करके उनको रिप्लाई दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 146 श्री संदीपन राव आसाराम भुमरे। नो क्वेश्चन नंबर 146 बोले।
क्वेश्चन 146। अध्यक्ष महोदय, पहले क्वेश्चन नंबर बोल दें 146। नंबर बोल दिया ना। ओके, माननीय मंत्री जी। उत्तर सदन। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी माननीय रेल्वे मंत्री यांना विचारू इच्छितो की माझ्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या रेल्वे स्थानकावर एखादा मोठा अपघात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत उद्भवल्यास प्रवाशांची जलद आणि सुरक्षितपणे निकासी करण्यासाठी कोणती विशिष्ट कार्यप्रणाली निश्चित केली गेली आहे का? जिल्ह्यातील प्रमुख रेल्वे स्थानकावर महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष महिला RPF कर्मचाऱ्यांची तैनाती आणि हेल्पलाईन प्रणाली कशी कार्यरत आहे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मी हेही विचारू इच्छितो की रेल्वे स्थानकावर आणि धावत्या गाड्यामध्ये प्रवाशांना तात्काळ वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राथमिक उपचार केंद्र किंवा प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध आहेत का? तसेच गंभीर वैद्यकीय स्थिती जवळच्या रुग्णालयाशी समन्वय साधण्यासाठी कोणती कार्यप्रणाली आहे? या सर्व सुरक्षा उपायासाठी सरकारने कोणते प्रभावी आणि विशेष निर्णय घेतले आहेत का? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न कवच का रखा था, लेकिन इनके सप्लीमेंट्री में और कई विषय हैं। फिर भी मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा यहाँ पर। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार रेलवे में सेफ्टी पर फुल फोकस देके नंबर 1 प्रायोरिटी देके काम कर रही है और इसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। 2014-15 में जहाँ 135 एक्सीडेंट्स थे वो 2024-25 में कम होके 31 रह गए, यानी 77% रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पर भी इसके बावजूद भी लगातार फोकस है कि रेलवे में कैसे सेफ्टी बढ़ाई जाए, किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी लाए, किस तरह से मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को बढ़ाया जाए, किस तरह से लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़े, प्रैक्टिसेस बढ़े, इम्प्रूवमेंट आए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कवच के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का सिस्टम है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विश्व में कई समृद्ध देशों ने जहां करीब 20 से 30 वर्षों में लगाए और हमसे आधे परिमाण के उनके रेलवे नेटवर्क्स थे, वहां पर भारत ने अपने आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत एक नई प्रणाली जो भारत में विकसित हुई, भारत में बनी, भारत में डिज़ाइन हुई, भारत में मैन्युफैक्चर हुई, वो प्रणाली आरंभ की। और पिछले साल 2024 के जुलाई में कवच का वर्जन 4.0 ये अप्रूव हुआ RDSO से, और एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में कोटा से मथुरा के बीच में आपका निर्वाचन क्षेत्र माननीय अध्यक्ष जी, कोटा से मथुरा के बीच में कवच 4.0 का आज या कल के अंदर फुल कमिश्निंग, कॉमर्शियल कमिश्निंग होने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को इतने कम समय में देश में लागू करना वो अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा कि कवच प्रैक्टिकली एक तरह से एयरटेल या BSNL जैसी एक पूरी टेलीकॉम कंपनी स्थापित करने जैसा काम है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का पूरा नेटवर्क लगता है। अब तक 5,856 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर का केबल लग चुका है। टेलीकॉम टावर लगते हैं, अब तक 619 टेलीकॉम टावर लग चुके हैं। स्टेशन पे डेटा सेंटर लगता है, 708 स्टेशन पे डेटा सेंटर लग चुका है। लोकोमोटिव के अंदर एक पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा सिस्टम लगता है, 1107 लोकोमोटिव में लग चुका है। और ट्रैक के ऊपर लगता है, 4000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स पे कवच लग चुका है। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री गुरजीत सिंह औजला, एडवोकेट चंद्रशेखर, राजेश रंजन, NK प्रेमचंदन, MK राघवन, KC वेणुगोपाल, शफी परिमल, के फर्नांडीज, ED मोहम्मद, एंटोनी, बेनी बैनन।
हनुमान बेनीवाल, मणिकम टेगोर, विजय कुमार, धर्मेंद्र यादव, मोहम्मद यादव, रकुल हुसैन, ओडी कुनल श्रेष्ठ। क्वेश्चन प्रश्नकाल 0 ओवर में। बैठिए बैठिए, आप अपनी सीट पे नहीं जाएंगे तो कभी मौका नहीं मिलेगा पप्पू जी। ये संसद के अंदर जो बेल में आएगा या बेल के बाहर बोलेगा उसको मौका नहीं मिलेगा। मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों की कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति नहीं दी है। आज शून्यकाल चलेगा, मैंने आपको विषय बता दिया, शून्यकाल में अवसर देंगे। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपकी